नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज एक चीज साफ हो गई कि चुनाव आयोग का जो रवैया है वो 100% सरकार समर्थक है और किसी भी प्रकार के चुनाव की प्रक्रियाओं में लेकर प्रश्न अगर उठ रहे हैं तो उनको लेकर चुनाव आयोग बहुत सहज नहीं है और उन प्रश्नों को वो साजिश मानता है, कभी कॉन्स्पिरेसी मानता है, कभी नैरेटिव गढ़ना मानता है या उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है जैसा कि कोई भारतीय जनता पार्टी का ट्रोल करता हो। आज काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने हमलावर दिखे और ऐसे हर चीज़ का बुरा मानते हुए दिखे, कुड़ते लिखे, जैसे कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला किया गया हो या उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हों। कौन कौन से आरोपों पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साधी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से चुनाव आयुक्त ऐसा व्यवहार कर रहे थे जो किसी भी चुनाव आयुक्त से या जो भी व्यक्ति न्याय संगत स्थिति में हो, ऑब्जर्वर हो, अंपायर हो, न्यायाधीश हो, उससे अपेक्षा की ही नहीं जाती है। एक तो उनके पूरे के पूरी शैली, भाषा और उनके अंदाज में साफ साफ दिख रहा था कि उनको हर चीज़, हर सवाल नैरेटिव दिख रहा है, हर बात जो की जा रही है, हर सवाल जो पूछा जा रहा है उसको साजिश के तौर पे देख रहे हैं। 1,07,00,000 वोट जो बाद में बढ़ गए, उन वोटों को लेकर बार बार चुनाव आयुक्त हमलावर दिखे और उन्होंने कहा कि ये व्यर्थ के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने ऐप पे अपडेट कर दिया था, परसेंटेज आ गया था, टोटल नंबर ऑफ वोट आ गया था, अपने आप कैलकुलेट कर लेते। एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी व्यक्ति परसेंटेज से नंबर निकालेगा कि भैया कुल वोटर भारत में 40,000 हैं, उसमें से 50% वोट पड़ गए हैं तो 20,000 मान लो। यह कौन सा तर्क हुआ? यह कहां का तर्क हुआ? लेकिन यह तर्क वो दे रहे थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे रहे थे। भाई, अगर इतना आसान था, आपने कैलकुलेट करके क्यों नहीं डाल दिया? आपका काम नहीं था लोगों को जानकारी देना? वो कह रहे कानूनन रूप से ये जानकारी देना हमारे लिए बाध्यता नहीं था, हमारे लिए बाध्यता था फॉर्म 17C में जानकारी देना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप टोटल कितने वोट पड़े हैं ये संख्या बता दोगे तो क्या चला जाएगा? अब उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश होती है, हमको बदनाम करने की कोशिश होती है। ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि केवल वो सही हैं और सरकार सही है। अमित शाह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने 150 डीएम को, जिलाधिकारियों को फोन किया और धमकाया। ठीक है, मान लेते हैं आरोप गलत था, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। चुनाव आयोग को इसमें बीच में कूदने की क्या आवश्यकता थी? यह आरोप चुनाव आयोग पर तो नहीं था। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम जो है ये आरोप हमको बताइए किसको लगाया और किसको फोन किया और क्या बोला। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप ही रोटी खाते हैं क्या? आप आगे बोल रहे हैं कि जिसको इन्होंने प्रभावित किया बताइए, उस डीएम को हम दंडित करेंगे। अरे भैया, वो डीएम क्यों बताएगा अगर आप उसको दंडित करोगे? और वो क्यों आके इसमें बयान देगा? इस फालतू के चक्कर में बला अपने सर लेगा। अगर एक आरोप लगाया गया है, एक पॉलिटिकल आरोप है, तो उसका पॉलिटिकल आंसर अमित शाह देंगे। पॉलिटिकल आरोप में चुनाव आयोग कहां घुस गया? ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया। लेकिन आपको हर उस चीज से मिर्ची लगती दिखी है इस पूरे चुनाव में जो सरकार के ऊपर उठाया गया या बीजेपी के ऊपर उठाया गया। क्यों चुप रहे? आज बोले क्यों नहीं? धार्मिक भाषणों के मामले पे स्पष्ट प्रश्न पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। संजय शर्मा ने पूछा आज तक के, हालांकि उन्होंने भी बड़ा मन महसूस कर पूछा उस सवाल को कि धार्मिक जो भाषणों पे भी कुछ बता दीजिए। ये सवाल पूछने का तरीका जो था ये ऐसा था कि बड़ा मन पे बोझ रख के वो पूछ रहे। लेकिन चुनाव आयोग ने सवाल को ही गोल कर दिया। पूरे चुनाव में हिंदू मुसलमान होता रहा, चुनाव आयोग मुंह में दही जमाकर बैठा रहा। आज के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने किस तरह के वायलेशंस की शिकायतें आई हैं उनके बारे में बात नहीं की। क्यों नहीं की?
आज वो बड़ा एकदम जो है महात्मा बन के बैठ गया और शेर पढ़ रहे थे, ऐसे ऐसे शेर कि ये पंच को पहले ही घेर लो, पेशबंदी कर लो। एक तो अब पूछ भी लेते लोगों से, मैं आपको सुना दूं क्या शेर? अब आदमी क्या मना करेगा बेचारा। ठीक है भैया सुना दो। शायरी के नाम पे पता नहीं क्या लिखते हैं खैर जो भी है, लेकिन वो जो शायरी थी उसमें भी एक तलखी थी और बार बार वो आरोप लगा रहे हैं। भाई धार्मिक भाषणों पर क्या है, तो उस सवाल पे जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दिया? यहां तक कि ये जो वोटों की संख्या बढ़ाने का मसला है, इस मसले पर भी 2-3 रिपोर्टर्स ने इस बात को पूछा बार बार। एक बार गोल किया, दोबारा घेरा गया। इसी तरह से जो हमेशा से होता आया है कि पोस्टल बैलेट आते हैं, उसकी पहले काउंटिंग हो जाती है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। अब आपसे विपक्ष ने यह कहा कि भाई आप जो है काउंटिंग साथ साथ क्यों कर रहे हो? तो कह रहे हैं आप प्रक्रिया के बीच में हम नहीं कर सकते। तो प्रक्रिया के बीच में आप क्यों नहीं कर सकते? आपको इसमें क्या दिक्कत है? इसका कोई उत्तर नहीं है। तो बोले वो अब कानून में से ढूंढ ढूंढ के निकालो और जुगाड़ छोड़ दो। कह रहे ज्यादातर जगहों पर तो पहले ही खत्म हो जाएगा। जब पहले ही खत्म हो जाएगा, साथ साथ क्यों करना चाहते हो? सबसे कमजोर कड़ी क्या है? पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग आप साथ साथ चला रहे हो। शाम को ईवीएम की काउंटिंग खत्म हो गई, एक पार्टी ने कहा भाई हार गया तुम जाओ, या जीत गए जाओ, जुलूस निकालो। पीछे से पोस्टल बैलेट काउंट, बिहार में ऐसा हो चुका है, पोस्टल बैलेट काउंट हुए और पता चला वो जुलूस जीत का जश्न मना रहा था, वो हार गया। अब उसमें कितने पोस्टल बैलेट क्या फेक आ सकते हैं, कुछ आ सकता है, ये तमाम तरह की संभावना है ना। वो तो पेपर बैलेट है, वो तो ईवीएम वाला भी नहीं है। तो आपको पहले गिनने में क्या दिक्कत है? और पहले गिनने से आपका क्या चला जाएगा? आप काउंटिंग को फास्ट करना चाहते हैं, तो भैया 1.5 महीना चुनाव करने में क्यों लगाया? पहले दिन से सब जानते थे। 4 वीडियो में मैं आपने कह चुका हूं कि यह चुनाव आयोग वीकेंड पे चुनाव करा रहा है ताकि लोग वोट डालने के वजह घूमने चले जाएं। लोअर टर्नआउट हुआ, सब लोग बता रहे थे, मैंने आपको बताया था। ये अब कह रहे हैं हाँ जी सैटरडे और मंडे को, फ्राइडे को नहीं रखना चाहिए था चुनाव। क्यों रखे? ये इतना सेंस तो होना चाहिए ना। फिर बोलते हैं वो इतना चुनाव करा रहा हूं मैं, देखिए वो आदमी कीचड़ में ईवीएम उठा के ले जा रहा था। अरे ईवीएम कीचड़ में उठा के वो कर्मचारी ले जा रहा था, उसकी आपने ड्यूटी लगाई है, उठाई गई। आप क्या कर रहे हो यहां से बैठ के? देख रहे हो कि वो कीचड़ में लेके जा रहे हैं कि नहीं? हेलीकॉप्टर का फोटो दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर में लेके जा रहे हैं ईवीएम। अरे भाई ये प्रक्रिया है, हमेशा से लेके जा रहे हैं। इसके कारण आप ऐसा थोड़ी करोगे पोस्टल बैलेट की गिनती पहले शुरू कर दोगे। लेकिन नहीं, हर चीज पे ऐसा रोंटी वाली शक्ल ऐसा बना लिया कि जैसे कि मतलब इनको बहुत हर चीज का बुरा लग रहा है। कुछ सवाल पूछ क्यों रहा है? तुम इस देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े काम को एग्जीक्यूट कर रहे हो, चुनाव को एग्जीक्यूट कर रहे हो, और तुम्हारा पूरा रवैया ही लोकतांत्रिक नहीं है। तुम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, असहमतियों पे आपको बुरा लगता है, सड़ा सा मुंह बना के बैठ जाते हो। साजिश हुई है, कॉन्स्पिरेसी हो रही है, नैरेटिव बनाए गए हैं, हम सोच रहे थे विदेश से नैरेटिव आएगा लेकिन हमारे घर से ही आ गया। बार बार एक ही जगह से आवाज क्यों उठ रही है? अरे विपक्ष से ही आवाज उठेगी बाबूलाल जी, अमित शाह थोड़ी सवाल उठाएंगे? अजीब अजीब सा, मतलब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आपको लगेगा कि मतलब हद है। अब ये एक सवाल उठा कि बड़ी संख्या में रिटर्निंग ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस किया गया पूरे भारत में, ये एक बात आई। इसका उन्होंने जवाब दिया, इतने सारों को कैसे इन्फ्लुएंस कर लिया जाएगा? क्या बचकाना लॉजिक है? एक छोटी सी बात है, जब करोड़ों मतदाताओं को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है तो 700-800 लोगों को नहीं किया जा सकता। अगर 700-800 आपके पास में आरओ हैं तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एक कैंडिडेट के पास 100-100, 50-50 लोग ऐसे हैं जो उस स्तर के अधिकारी को इन्फ्लुएंस कर सकें। एक सत्ताधारी पार्टी है जिसके हाथ में उस अधिकारी की सीआर है। माना कि इलेक्शन के टाइम पे उसको रिपोर्ट नहीं करा, लेकिन इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी को पाला अगर पढ़ना है तो योगी जी से ही पढ़ना है। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद अगर राजस्थान में पाला करना है तो उसी सरकार से पढ़ना है। क्या बात करने की इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता? क्या कोई एक बटन दबा के किया जा सकता है? एक लॉजिकल आंसर देना चाहिए था, आपने सवाल को यूं उड़ा दिया बहुत अजीब तरीके से। ये ठीक उसी तरह जैसे वो पूरा का पूरा जो मोदी जी का स्टाइल है, पूरा का पूरा जो काम करने का बीजेपी का स्टाइल है, उसी शैली में उत्तर दे रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि एक खबर आई है आपके पास, आपको पता है तभी आप बोल रहे हो,
कि इन्फ्लुएंस किया गया, आपका उत्तर यह होना चाहिए था कि ठीक है, हमने जांच की, हमने पता करने की कोशिश की, हमने पुख्ता इंतजाम कर दिए कि कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके, तो समझ में आएगा। दुनिया भर के नोट पकड़े गए, करोड़ों रुपए पकड़े गए, खुद ही बता रहे हैं रिकॉर्ड रकम बरामद हुई है। लोगों ने भैया ये कैसे हो रहा था? तो क्या हुआ, हमने पकड़ा ना, हम अलर्ट थे इसलिए रकम पकड़ गई, इसलिए गड़बड़ी नहीं हुई। कोई एक आदमी जो सुलझा हुआ आदमी होता है वो दूसरों की बात भी सुनता है ना। आप तो दूसरों को दुश्मनी मान के बैठे हुए हो, आप तो चिड़े बैठे हो, आप तो हर बात में हमलावर होने को उतारू हो, तो आप कैसे न्याय करोगे? आपने कहा कि हमारे साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, पहले वोटर लिस्ट पे सवाल उठे, मैं खड़े कर देता हूं 10 आदमी जो जन्म जन्मांतर से उसी घर में रहते आ रहे हैं, ना कहीं गए ना आए, उनका वोटर लिस्ट से नाम उड़ा दिया गया। 10 लोग, पत्रकार आशु सक्सेना ने अपनी शिकायत की है और लोगों ने शिकायत की है, कितने लोगों के नाम उड़ गए। आप कह रहे ना वोटर लिस्ट पे सवाल क्यों उठा? अरे सवाल तो उठाएंगे यार, डेमोक्रेसी है। अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं उठेंगे तो क्या उठेगा? वोटर लिस्ट में जो लोग रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनके नाम गायब हो गए हैं, पूरी की पूरी ईसाई बस्ती के नाम गायब हैं, उसमें देव सायन साहब ने सवाल उठाया है, अलग अलग लोग सवाल उठा रहे हैं। आपके लिए धांधली का मतलब क्या है? देश भर के आधे वोटरों के नाम गायब हो जाए तब आप यकीन करेंगे? तब जनता फिर अपने आप सब ठीक कर लेगी आपको। तो ये पूरा जो रवैया था वो बहुत दर्दनाक था। किसी भी देश में इतने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उनकी रैंकिंग है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि न्यायपूर्ण रहेंगे, धैर्यपूर्वक आरोपों को सुनेंगे। लेकिन दिक्कत ही दिक्कत, उनसे एक सवाल पूछा गया, एक बात बताइए, ये जो पोस्टल बैलेट को पहले गिनती कराने में आपको कोई दिक्कत है क्या? इस बात का उत्तर नहीं दे पाए। उनसे पूछा गया, धार्मिक भाषणों को लेकर गायब कर दिया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तरीका था वो ऐसा था कि कोई भी काउंटर क्वेश्चन कर ही ना पाए। कैसे? एक बगल में अधिकारी खड़ा हुआ है, वो वहां से खड़े होकर बोल रहा है हरी शर्ट वाले सवाल पूछो, काली शर्ट वाले सवाल पूछो, ऐसे करके 4-5 लोगों से सवाल पूछवा लिया। अब उनके थोक में जवाब दे रहा है। अब एक आदमी के आप जवाब दे रहे हो थोक में 4 आदमी के एक साथ। अब उनमें से किसी आदमी को क्या, मान लो संजय शर्मा को लगता है कि भाई मंदिर वाले का तो जवाब ही नहीं दिया आपने, तो वो कैसे पूछे? क्योंकि 4 लोगों का मिला के जवाब दे रहे हैं, यानी बस आपने जो बोल दिया, अब आप चुप बैठिए, अब हमको जो बोलना हम बोलेंगे, गलत बोले सही बोलें। तो इनमें से जितने सवालों के जवाब उन्होंने दिए, ये सवाल वो थे जिन पर ग्रिल किया जा सकता था, जिसमें दोबारा सवाल पूछे जा सकते थे। लेकिन ये पैटर्न ऐसा बनाया गया कि नाम तो ये है। वैसे तो मैं इस तरीके के खिलाफ हूं जो आजकल सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में चलता है, कांग्रेस पार्टी में भी चलता है, कि वहां एक आदमी मंच से बोलता है हाँ भाई उठिए आप सवाल पूछिए, हाँ भाई उठिए आप सवाल पूछिए, अपने अपने 4 आदमी से सवाल पूछवा लो, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो आप? और यहां तो हद हो गई, आप 4 आदमी खुद ही चिन्हित कर रहे हो और फिर उन चारों आदमियों को एक साथ जवाब दे रहे हो। तो वो आदमी सवाल जो पूछ लिया, अब आपके उसके सवाल की टांग तोड़ दो, उसका एक ही जगह बी आंसर दे दो, कोई जानने वाला नहीं। इन सारी चीजों को बहुत सारी जगहों से सवाल उठा। आप ये भी कह रहे हैं कि भाई इतना देरी से गणना क्यों आई? पहले फेज में थोड़ी देरी हो गई थी, दबी जुबान में कह रहे हो, तो भाई क्यों हो गई थी? जवाब दीजिए ना। नैरेटिव चलाते हैं, हमको बदनाम करते हैं, हमारे ऊपर पहले ये कहा वोटर लिस्ट का, फिर बोल दिया ईवीएम का, फिर बोल दिया ये। अरे भाई चुनाव होगा तो सब लोग देखेंगे, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर प्रक्रिया पे जनता की नजर होती है, विपक्ष की नजर होती है, वो सवाल उठाते हैं। आपको लोकतंत्र पसंद नहीं है तो आपको फिर चुनाव वाला काम कम से कम नहीं करना चाहिए। अब 2019 का एक मामला था कि भैया ईवीएम में वोट कुछ पड़े, बाकी वोट कुछ निकले, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन था। 2022 में आपने उसका जाके जवाब दिया। अब आपने जो जवाब दिया, उनके जवाब को फाइनल अंतिम मान लेना चाहिए, और जो सवाल उठा था उस सवाल को भूल जाना चाहिए। लोगों ने फिर पूछा, अभी चुनाव आने से पहले वाला सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मतलब वो जो 2019 में अगर कुछ गड़बड़ हुआ था, मान लीजिए 2004 में एग्जिट पोल फेल हुआ था, तो मुझे जो है वो पिछले साल इस पे सवाल उठा लेना चाहिए था कि एग्जिट पोल आपने 2004 और 9 में किए थे, वो फेल हो गए। अरे भाई, जब जिस चीज की प्रासंगिकता होगी, जब जिस चीज का रिलेवेंस होगा, चुनाव है, चुनाव के समय में ही तो चुनाव से जुड़ी हुई गड़बड़ियों के सवाल पूछे जाएंगे, या कोई साल भर पहले पूछ लेगा आपसे?
अजीब अजीब तरह के तर्क देना, इतने बड़े पद पे बैठे हुए ऐसे ऐसे लोग जिनका लोकतंत्र में किसी तरह का कोई लोकतांत्रिक रवैया नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं, इनका रवैया लोकतांत्रिक नहीं है। कुल मिला के ये पूरा जो एक चुनाव आयोग का सिस्टम रहा बहुत दुखद रहा। दुर्भाग्य से जाकर उस चुनाव आयोग के लिए शर्म की बात है जिसको जाके विपक्ष के प्रतिनिधिमंडल को, पूरे के पूरे विपक्षियों को इकट्ठा होकर बताना पड़े कि भैया रोटी खा लेना, चावल खा लेना, चम्मच से खाना। ये सब बातें जाकर अगर बतानी पड़ रही हैं विपक्ष को कि भैया वोटिंग का टाइम चेक कराना, क्लोजिंग का टाइम चेक कराना, मशीन अच्छे से क्लोज होनी चाहिए, बेटा सुबह उठ के मंजन करना टाइप का, तो खुद ही अपने आप में सोचने वाली बात है कि आपके ऊपर कितना विश्वास कम है, पहली चीज। और ये विपक्ष को क्यों जाके कहना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं से ये प्रश्न विपक्ष के दिमाग में भी आया होगा ना कि ये चुनाव आयोग ये नहीं करेगा। और आप कह रहे हो हमने उनकी मांगे मंजूर नहीं कर ली है, उनकी कोई नई मांग नहीं थी, ये आपकी प्रक्रिया में चला आ रहा है, सत्य सनातन चला आ रहा है। ये चुनाव कराने का नियम है कि सील चेक कर ली जाए, ईवीएम खुलेगी तो। ये भी आपको कहना पड़ रहा है उनको प्रतिनिधिमंडल ले जाके, और उस पर आप उत्तर दे रहे हैं कि ये तो पहले से है और हमने उनकी बात मान ली है। ये बात मान लिए की बात नहीं, बात यह है कि इतने सारे सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं कि आप बेसिक प्रक्रियाओं का भी पालन पता नहीं ढंग से करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। इतना भी चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है देश के आधे राजनीतिक नेतृत्व को। यह इससे दिखाई देता है। एक चीज और कह गए वो आज, जो मैंने आपको बताया था और उसकी पुष्टि हो गई है कि जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स वगैरह है उनको कहा गया है कि ईवीएम में जो डाटा निकलेगा वो डाटा फाइनल होगा। फॉर्म 17C में जो लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए। फॉर्म 17C में लिखा हुआ है कि ईवीएम में 1200 वोट पड़े हैं और 1280 निकल रहे हैं, तो ईवीएम के 1280 फाइनल होंगे। ये तो उन्होंने नहीं पुष्टि की, लेकिन ये पुष्टि की कि अगर इसके बाद कोई हंगामा करता है तो उसे सख्ती से निपटिए आप। यानी काउंटिंग के टाइम पे जो एजेंट होगा उसको सहम कर बैठना पड़ेगा, वरना प्रशासन उसने जहां सवाल उठाया उसको कुचल देगा। आपने वोटिंग के टाइम पे देखा बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप याद कीजिए वो वीडियो जिसमें नई दिल्ली क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती अंदर गए और अंदर पर्चे रखे हुए थे बीजेपी के, जहां वोट डल रहे हैं पर्चे रखे हुए थे। उन्हें सवाल उठाया तो वहां जो बैठी हुई थी प्रिसाइडिंग अफसर, उसने कहा आप इधर अंदर कुछ नहीं कर सकते, बाहर जाइए आप। तो आप सोचिए वो सवाल उठा रहा है, उसको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है बाहर चलिए। तो वहां पर जब काउंटिंग एजेंट ये सवाल उठाएगा काउंटिंग के हॉल में, तो चुनाव आयोग कह रहा है सख्ती से निपटा जाए। तब तो भैया खुद ही सर्टिफिकेट जारी कर देते, चुनाव कराने की जरूरत क्या थी। जो भी है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो भी देखेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अच्छी तरह समझ रहा है कि कितना अथॉरिटेरियन रवैया है चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग कतई ओपन नहीं है, ना तो आलोचनाओं के लिए, ना प्रश्नों के लिए, और ना अलग अलग तरह की जो आप चाहते हो कि कोई बात ही ना करे, आप जो चाहो करते जाओ। और कोई सवाल उठाएगा बात करेगा तो आप टूल किट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है आज। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में मदद मिली होगी कि इस देश में चुनाव किस तरह संपन्न कराए गए हैं। नमस्कार, जय हिंद।